फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु .in में। फ्रेंड्स, क्या आप किसी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी मोबाइल टावर कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडस टावर्स लिमिटेड हो गया, GTL, ATC, रिलायंस जियो कंपनी, ये सब में अगर कोई काम कर रहा है, या कोई बंदा जो भी कोई मतलब अभी टावर टेलीकॉम कंपनी में या कोई मोबाइल टावर कंपनी में फ्यूचर में जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मेरा जो वीडियो अभी बन रहा है, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, बिल्कुल आप लोग के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए ही है। तो मेरा जो टॉपिक है आज कि हमारा एक टेलीकॉम साइड में, एक मोबाइल टावर साइड में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं और इसका कनेक्टिविटी कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ऑटोमेशन है क्या। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा हमारा वीडियो की तरफ। तो ये जो है मैं एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझा रहा हूँ। ये जो भी इक्विपमेंट है, आप फास्ट से लेके आप लास्ट तक, इधर जो टावर तक आप जो भी इक्विपमेंट आप सब देख रहे हो, सबका जो है नाम मैंने लिख के रखा हूँ पहले से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो कम से कम जो है मैं अभी इसको समझा रहा हूँ कि ये मेरा जो भी इक्विपमेंट है, इसको हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ईबी मीटर। ईबी मीटर का मतलब होता है कि हम जो पे सब पावर सप्लाई लेके आ रहे हैं, तो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर से हम लेके आ रहे हैं। ट्रांसफर से सीधा आ जाएगा हमारे मीटर बॉक्स में। मीटर बॉक्स से हमको जो है सप्लाई लेके आना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमको बोलते हैं ईबी। ईबी का अर्थात ईबी मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हर एक स्टेट में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। मोबाइल टावर जहाँ कहीं भी हो, हर एक स्टेट में, वहाँ से हमको ये पावर सप्लाई लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो ईबी मीटर में सप्लाई, जो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आके ईबी मीटर में पहुँचा, ईबी मीटर से हमको फिर सप्लाई लेके आना पड़ता है हमारा सिस्टम में। तो देखते हैं कहाँ लेके आते हैं। तो ईबी मीटर से जो है मतलब हमारा जो है ये 3 फेज है और न्यूट्रल है। सो RYB और न्यूट्रल, RYB और न्यूट्रल, 3 फेज न्यूट्रल, ये सप्लाई आ गया हमारा। और ये सप्लाई अभी क्या है, आके PIU में एंट्री होता है। PIU का मतलब होता है पावर इंटरफेस यूनिट। हो सकता है कुछ कुछ साइड में आपको PIU नहीं मिलेगा, बट AMF जरूर मिलेगा। अगर PIU है तो AMF जो है ये PIU के अंदर ही ये रहता है। तो PIU में लिख देता हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी होगा। PIU का मतलब होता है पावर इंटरफेस यूनिट, और जो AMF होता है ऑटो मेंस फेलोर, ठीक है, ऑटो मेंस फेलोर। तो कहने का मतलब है अगर किसी साइड में PIU अगर होगा तो AMF पैनल जो है PIU के अंदर ही आपको मिलेगा। अगर उस साइड में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर साइड में आपको जो है PIU मिलता नहीं है, क्यों, तो PIU जो अगर नहीं मिलता तो AMF पैनल जरूर होगा। और AMF पैनल जो नॉर्मली ये जो है हमारा DG का अंदर ही रहता है, मतलब DG का जो कैनोपी होता है या बॉक्स होता है वो DG का अंदर रहता है। तो हम इसको मैंने अलग करके समझा रहा हूँ ताकि समझने के लिए थोड़ा सा आसान होगा, ईजी होगा, इसलिए मैं उसको अलग करके रखा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो हमारा जो ईबी मीटर से जो सप्लाई आ गया RYB 3 फेज और एक न्यूट्रल लेके हम आ रहे हैं, उसको हम PIU में डाल दिया, ठीक है। और जब हम लेके आ रहे हैं, इधर आपको एक SPD मिलेगा, मतलब ईबी मीटर और PIU के बीच में आपको मिलेगा एक SPD। SPD का मतलब होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। जो सर्ज होता है मतलब जो आसमानी बिजली गिरता है, तो उसको बचाने के लिए, उससे हमारा सिस्टम को बचाने के लिए हम एक SPD यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, ये SPD एग्जैक्टली क्या है और इसका मतलब किस टाइप का हम SPD यूज़ करते हैं, इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, हम इसको हम बाद में समझाएंगे और एक वीडियो करके मैं आपको समझा दूँगा। तो चलिए, एक SPD मतलब जो भी कुछ सर्ज वोल्टेज आएगा, तो ये SPD होके हमारा जो है मतलब ग्राउंड पर चला जाएगा। एग्जैक्ट जो है हमारा वोल्टेज, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, मतलब एक्स्ट्रा सर्ज वोल्टेज को ग्राउंड में डाल देगा और हमारा सिस्टम में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। ये एक SPD का फायदा है, ठीक है। तो हम PIU के अंदर हमने अभी सप्लाई लेके आ गया 3 फेज और न्यूट्रल, ठीक है। अब ये PIU से जो है हमको जो है फेज और न्यूट्रल को निकालना। इसका मतलब है इसके अंदर एक LCU रहता है, LCU, लाइन कंडीशनर यूनिट। मतलब सिंपल ये है कि क्या है ना, IT ट्रांसफार्मर है। ये एक कभी वोल्टेज आ रहा है, उसमें क्या है ना, कभी लो आ सकता है, लो वोल्टेज आ सकता है, कभी हाई वोल्टेज भी आ सकता है। तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेबलाइजर अगर हम लगाते हैं जिसको हम LCU बोलते हैं, तो जो भी इधर सबसे पहली बात ये है कि हमको अभी 3 फेज में जो है इसको हेल्दी 2 फेज में कन्वर्ट करके हमारा
जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में जनरली जो होता है वो स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर सेमी, तो स्टेबलाइजर हो या ट्रांसफार्मर, जो इसका हमारा इनपुट है इसमें हमको क्या चाहिए ना, 2 फेज चाहिए, ठीक है, P1 P2, और इसमें निकलेगा क्या, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर अथवा हमारा स्टेबलाइजर। तो अभी ये जो है हमारा, अभी हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको ये इधर से फेज और न्यूट्रल से हम फेज और न्यूट्रल लेके आ रहे हैं। सो 3 फेज में से 2 हेल्दी फेज को सिलेक्ट करके हम यहाँ से जो है ट्रांसफार्मर जो आउटपुट बना के देगा, ये हमारा हो गया हमारा फेज और न्यूट्रल, क्योंकि हमको सिंपल 230 वोल्टेज चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 230 वोल्टेज जो AC वोल्टेज चाहिए, इसको हम अभी किस में डाल दिया ना, हमारा SMPS में। SMPS अर्थात SMPS, इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, एक रेक्टिफायर यूनिट जिसको हम बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये जो है अभी 230 वोल्टेज AC लेके 48 वोल्टेज DC बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हमारा ये जो टावर है, और टावर में जो हम आप अब इधर देख रहे हो कि माइक्रो एंटीना, एक GSM एंटीना, इधर राउटर वगैरह, इधर ई नोड बी, BTS, माइक्रो, ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको जो है ना ये 48 वोल्टेज से चलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, जितने सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब 48 वोल्टेज में चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो 48 वोल्टेज, इसका हम -48 यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव -42, मतलब जो भी वोल्टेज अभी ट्रांसफर ये हमारा SMPS बना रहा है, मतलब 48 वोल्टेज, उसका जो है नेगेटिव टर्मिनल को हम जो है लोड पे लेते हैं। तो कैसे लेंगे, तो पॉजिटिव को हम क्या कर देंगे, अभी पॉजिटिव को बस बार में डाल देंगे, पॉजिटिव बस बार को फिर ग्राउंड कर देंगे और नेगेटिव को सप्लाई ले लेंगे, ये हो गया हमारा नेगेटिव 48 वोल्टेज, ठीक है। तो ये नेगेटिव 48 वोल्टेज बना के हमारा जो भी सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होता है, ये सबको हम सप्लाई देते हैं। दिस इज द पॉइंट, ओके। सब चलते हैं, ये जब हमारा ये सिस्टम चलता है, हमारे क्या बैटरी भी लेते हैं। ये बैटरी क्या करता है ना, हमारा ये जब अब मान लीजिए मेरे पास अभी EB सप्लाई है, हेल्दी सप्लाई है, कोई इशू नहीं है, तो हमारा SMPS जो है अभी क्या कर रहा है, -48 वोल्टेज, मतलब 48 वोल्टेज इसका नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव 48 वोल्टेज को हम सप्लाई में लेते हैं, हमारा लोड पे ले लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारा बैटरी को जो है ये चार्जिंग करता रहता है, ठीक है। तो जब बैटरी का डिस्चार्ज होगा, वो पॉइंट आएगा, मैं बताऊँगा। तो ये हमारा हो गया मेन सोर्स, EB जो है हमारा मेन सप्लाई या मेन सोर्स। आपके साथ इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेलीकॉम में मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा टेलीकॉम का फॉर्मूला ये है कि 24 × 7 × 365 डेज जो है हमको सप्लाई चाहिए। कहने का मतलब है कि हमेशा सालों साल हमको जो है क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, ठीक है। DC सप्लाई मतलब इसका जो है माइनस सप्लाई 48 वोल्टेज सप्लाई चाहिए। तो ये 48 वोल्टेज सप्लाई कहाँ से मिलेगा, जब तक हमारा SMPS को इधर से उसका बैक से AC सप्लाई मिलता रहेगा, तब ये बना के हमको देगा। इन केस अगर ये दोनों आइदर EB अथवा DG, ये अगर किसी भी ये दोनों में से अगर कोई प्रॉब्लम या दोनों ही प्रॉब्लम है, तब जाके हम बैटरी बैंक से सप्लाई लेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ये जो है इसको हमको बना के रखना है, 24 × 7 × 365 डेज हमको सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर ये सोच लीजिए, हमको अगर सालों साल सप्लाई चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, तो इसका मतलब है अकेला EB जो है, इससे हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो क्यों, क्योंकि EB मीटर जो है या ट्रांसफार्मर से जो भी सप्लाई हमको मिल रहा है स्टेट बोर्ड से, ये हमारा हाथ में नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आप तो खुद ही देख रहे हो, हम दिन में कभी साइड में, गांव में, कहीं भी दिन में कितनी बार EB का जो है अप डाउन होता रहता है। तो EB का अप डाउन होता रहता है, मतलब ये कब आएगा, एक बार गया कब आएगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमको एक दूसरा सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नाम है DG, हम जिसको बोलते हैं डीजल जनरेटर, ठीक है। ये एक है हमारा सेकेंडरी, ये एक सेकेंड और एक सोर्स है हमारे पास है। अगर EB चला गया तो इसका मतलब हमारा DG साइड में या DG से हमारा साइड चलेगा, तो एक DG भी चाहिए। नंबर 1 हो गया हमारा जो सप्लाई, जो हमारा सोर्स है, जो बिजली का जो सोर्स है, तो नंबर 1 हो गया EB मीटर। दूसरा हो गया हमारा DG, डीजल जनरेटर। तो आप थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि अभी EB चला गया और DG में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, DG में हो सकता है कुछ एक मैकेनिकल डिवाइस है,
तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ये मान लीजिए अभी डीजल है, ठीक है, तब तक चलता रहा है। कभी कभी डीजल है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डीजी अगर है और अगर वो चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब है पहले से हमारा IB फेलोर है और डीजे होते हुए भी वो चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमको और एक भी सप्लाई चाहिए, और एक सोर्स चाहिए, उसका नाम है BB, मतलब हो गया बैटरी बैंक। तीसरा सोर्स जिसको हम बैकअप सोर्स बोलते हैं, BB मतलब हो गया बैटरी बैंक, ठीक है, बैटरी बैंक। तो ये तीसरा सोर्स, 3 सोर्स हमारे पास है। 3 सोर्स से हम हमारा टेलीकॉम नेटवर्क को जो है 24/7 × 365 डेज ऑपरेट कर सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए भी साइट डाउन हो जाता है, मतलब हमारा जो मोबाइल सेवा है उसमें कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। चलिए, वो तो कोई भी मतलब मशीनरी आइटम है वो हो गया, बट हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो कोशिश है 100% ये होना चाहिए कि हमको जो है 365 डेज बिल्कुल सप्लाई हमको देना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, तो ये सारा हमको अभी ये पता चल गया कि जो जो इक्विपमेंट्स है हमारा, यही इतना ही इक्विपमेंट है हमारा एक टेलीकॉम साइड में, इतना ही। हालांकि इसमें से मैं जैसे कि पहले बताया हूँ, PIO हो सकता है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये मैंने ये ड्राइंग, अगर नहीं मिलेगा मैं पहले भी बता के रखा हूँ, तो ये जो AMF है, ये ऑटो मेंस फेलोर का जो पैनल होता है, ये अभी DG का अंदर ही आपको मिलेगा। हालांकि आपको समझाने के लिए ईजी होगा, इस वजह से मैं अभी इधर इसको जोड़ के रखा हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं होगा तो ठीक है, आप इसको हटा देंगे। सप्लाई जो है अभी AMF से अभी जाएगा SMPS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जितने सारा मतलब 3 सोर्स, और ये हो गया बैटरी, ये हो गया SMPS। इसका काम भी पता चल गया आपका। SMPS मतलब 220 वोल्टेज AC सप्लाई लेके 48 वोल्टेज DC बना के देगा आपको, और ये 48 वोल्टेज DC से हमको जो है नेगेटिव सप्लाई को हम हमारा लोड पे यूज़ करेंगे, पॉजिटिव को ग्राउंड में बस बार में डाल देंगे, उसको ग्राउंडिंग कर देंगे, हो गया हमारा नेगेटिव -48 वोल्टेज। तो ये टावर हो गया, ये हो गया हमारा माइक्रो एंटीना, ये हो गया हमारा GSM एंटीना। तो इसको फिर जो है एक से सप्लाई ले लेंगे। और इधर आपका जो है BTS इनोड भी, ठीक है। BTS हम बोलते थे, जैसे कि अभी 3G 2G ये सब में BTS बोलते थे, लेकिन 4G आ गया तो इसको इनोड भी बोलते हैं, हाँ 5G इनोड भी, ऐसे राउटर या माइक्रोवेव, ठीक है। तो अगर माइक्रोवेव रहेगा तो उधर माइक्रोवेव रहेगा, इधर माइक्रोवेव का एंटीना उधर मिलेगा आपको, और अगर उधर माइक्रोवेव नहीं रहेगा तो इधर राउटर रहेगा, राउटर के थ्रू हम जो है कनेक्टिविटी देंगे। इससे ना हमारा क्या बोलते हैं, ये जो OFC केबल से, फाइबर केबल से, ठीक है, फाइबर केबल से इसको हम सप्लाई देंगे। तो कोई इशू नहीं है, कोई भी एक रहेगा जरूर। चलिए हम देखते हैं, हमारा सारा इक्विपमेंट अभी, इसका नाम पता चल गया, सबका काम भी अभी पता चल गया। हम देखते हैं अभी एक दूसरे से कैसे अभी ये मतलब कैसे काम कर रहा है, जिसको हम पहले जैसे बताया मैंने एक पॉइंट है, सो इसको मैं अभी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो चलिए हम करते हैं अभी हमारा दूसरा टॉपिक के बाद, जो कि है ऑटोमेशन। तो दोस्तों ऑटोमेशन ये है, इसका मीनिंग ये होता है ऑटोमेटिक कोई एक आइटम, या जो भी बहुत सारा आइटम तो चलता रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक कोई एक चीज़ जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो कौन सा आइटम है ना, वो है DG। कहने का मतलब है, अब अगर EB सप्लाई अवेलेबल है तो हमारा DG की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंड बाई मोड में रहेगा, ठीक है। तो EB सप्लाई को हम जो है फाइनली इसको कंडीशनिंग करके 230 वोल्टेज निकाल के हम SMPS में डालेंगे। SMPS का जो आउटपुट है उसका -48 अभी BTS में डालेंगे, अब राउटर में डालेंगे, ठीक है। अगर EB सप्लाई चला गया, DG स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो स्टार्ट होता है DG, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। और DG अगर स्टार्ट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा जो लोड है, टोटल साइड का जो लोड है, सारा लोड जो है अभी DG के ऊपर आ जाएगा, जैसे पहले EB के ऊपर था, ठीक है। तो अभी DG चल रहा है, DG से सप्लाई आपको मिल रहा है। मान लीजिए कि DG का कोई प्रॉब्लम हो गया, DG स्टार्ट नहीं हो पा रहा, या चलते चलते कोई प्रॉब्लम की वजह से DG बंद हो गया, तो तभी जाके हमारा बैटरी से जो है साइड चलेगा। तो ये एक इशू है, ये एक पॉइंट है। बट मेरा जो पॉइंट था DG, तो हमने क्या पहले बताया कि EB सप्लाई अगर है, ये स्टैंड बाई मोड में रहेगा। EB अगर चला गया, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये चलते चलते EB फिर वापस आ गया तो ये भी ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, बंद भी होता है। ये जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होना और ऑटोमेटिक बंद होना DG का, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट होना बंद होना, इसमें क्या एनर्जी का सेविंग होता है, नंबर 1 पॉइंट है। कॉस्ट कटिंग, जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट में कुछ मतलब कम हो जाता है।
और एक पॉइंट होता है कि हमारा जो मतलब फुटप्रिंट जिसको हम बोलते हैं, मतलब टेक्नीशियन का भागदौड़ कम हो जाएगा, क्योंकि डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, तो टेक्नीशियन का भागदौड़ कम हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये भी होगा, जो हमारा ये जो मेन कंडीशन है कि हमारा नेटवर्क का जो सप्लाई है, नेटवर्क का जो अवेलेबिलिटी हम बोलते हैं 24/7/365 डेज, ये भी बरकरार रहेगा। तो इसलिए ऑटोमेशन से ये हमारा फ़ायदा है। चलिए अब ये ऑटोमेशन कैसा होता है उसको थोड़ा डीपली समझाता हूँ। सबसे पहला जो इसका जो पॉइंट कुछ निकल के आ रहा है कि पहला है हमारा, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब कौन सा मोड में हमारा साइट चल रहा है। एक तो ईबी है, ये ईबी मोड से चल रहा है, या डीजी मोड से चल रहा है, या बैटरी मोड से चल रहा है। तीनों मोड से साइट चलता भी है, अलग अलग कंडीशन में चलता भी है। तो कौन सा मोड में चल रहा है और इसको कैसे चलना चाहिए, मतलब कैसे चल रहा है कैसे, तो वही है, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। नंबर 1 है हमारा ईबी मोड, मतलब जब हमारा बिजली सप्लाई अवेलेबल है, इसको बोलते हैं ईबी मोड। दूसरा हो गया हमारा डीजी मोड, और तीसरा हो गया हमारा बैटरी मोड। बैटरी मोड, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग मोड से हमारा कैसे साइड होता है, और ऑटोमेटिक कैसे, आप तो साइड में नहीं रहता हो, कोई टेक्नीशियन भी साइड में नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिक कैसे कौन सा मोड है, क्या अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिक स्विचिंग हो जाता है। अगर ईबी सप्लाई है तो ईबी से चलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक स्विचिंग हो जाता है। अगर ईबी नहीं है तो डीजी पे चलना चाहिए, ऑटोमेटिक डीजी में भी स्विचिंग हो जाता है हमारे सारे के सारे लोड। और अगर ये दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो बैटरी हमारे पास है, फिर बैटरी मोड में भी ऑटोमेटिक चल। इसीलिए ये तीनों मोड अगर आपको समझ में आ गया तो एकदम काम करना में आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलते हैं फिर एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहले जो मान लीजिए कि हमारा ईबी मोड है, तो बिजली अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, और जो भी वोल्टेज अवेलेबल है उसका जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो हमारा वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसमें क्या करते हैं ना हम, जो पीएफ होता है या एमएफ होता है, इसमें हम एक लो वोल्टेज, लो कट ऑफ, हाई कट ऑफ, मतलब वोल्टेज का जो लिमिट होता है उसको हम सेट करके रखते हैं, उसको बोलते हैं लो कट ऑफ। जैसे कि हम 280 की बात करते हैं, 280 से लेके 485, ये लो कट ऑफ हो गया, ये हाई कट ऑफ, मतलब ये फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये अवेलेबल अगर है तो इसका मतलब जो है इसके अंदर क्या है ना, कुछ कॉन्टैक्टर्स रहते हैं, तो ये कॉन्टैक्टर्स होल्ड हो जाता है। ये क्या कॉन्टैक्टर है, एक कॉन्टैक्टर होता है हमारा ईबी कॉन्टैक्टर, और दूसरा कॉन्टैक्टर होता है हमारा डीजी कॉन्टैक्टर, ठीक है। तो ये डीजी कॉन्टैक्टर और ईबी कॉन्टैक्टर एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है बट मैकेनिकली कपल्ड है। तो क्या होता है, जैसे ईबी सप्लाई सब कुछ सही है, इस रेंज में है, तो ऑटोमेटिक ईबी कॉन्टैक्टर जो है होल्ड होता है। होल्ड होने का मतलब उसका आउटपुट निकल जाता है, फिर पीआऊ के अंदर पहुंचता है। इसमें से 2 हेल्दी फेज सिलेक्ट आता है, 3 फेज हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, 2 हेल्दी फेज। 2 हेल्दी फेज को लेकर हम एलसीयू में डालते हैं, और एलसीयू का आउटपुट जो है कि 230 वोल्टेज फेज न्यूट्रल बना के हम एसएमपीएस में डालते हैं, ठीक है। तो एसएमपीएस का जो आउटपुट है अभी क्या कर रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा बैटरी जो है चार्जिंग हो रहा है। ये हो गया हमारा पहला मोड, जिसको हम बोलते हैं ईबी मोड, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा मोड, डीजी मोड। मान लीजिए अभी ईबी जो है सप्लाई, अभी ईबी सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो ईबी फेलियर हो गया। तो ईबी फेलियर होने का मतलब है डीजी को स्टार्ट करना जरूरी हो गया, मतलब डीजी जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि डीजी को ऑटोमेटिक स्टार्ट तो कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम कुछ समय चाहिए, ठीक है, कम से कम आधा 1 मिनट समय चाहिए। तो जो ये आधा 1 मिनट का समय जो चाहिए हमको, उतना देर तक के लिए हमारा क्या ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हमारा ये टेलीकॉम सिस्टम, टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम जो है डीजी को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं ना, बैटरी को स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब अभी तुरंत जैसे यूँ बिजली गया तो साइडन बैटरी, मतलब जैसे बिजली गया आपको एक अलार्म मिलेगा, इसका नाम है मेंस फेल, ठीक है। मेंस फेल का मतलब, दूसरा मतलब यह है तुरंत साइड ऑन बैटरी, मतलब साइड का जो टोटल लोड है यह बैटरी के ऊपर आ गया, क्योंकि डीजी को अभी हम कमांड नहीं भेजा है, क्योंकि कमांड भेजेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम उसको कुछ समय चाहिए। नहीं, हमको अभी ये सोचना है कि वो समय जो है हमको जो है सिस्टम को डाउन नहीं करना है, तो इस वजह से हमारा बैटरी को हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक बिजली गया, मेंस फेल, एंड एट द सेम टाइम एट द फ्रैक्शन ऑफ टाइम एसओबी, पता ही नहीं चलता, मतलब कोई सिस्टम डाउन ही नहीं होता, साइडन बैटरी मोड में आ जाता है, ठीक है। चलते हैं, तो साइडन बैटरी मोड में एक बार अगर आ गया तो क्या हम अभी डीजी को स्टार्ट करेंगे?
ना ये बैटरी में यूँ चलते देंगे, नहीं। हम अभी ये सोचेंगे यार अगर बैटरी को हमने स्टार्ट कर दिया तो कम से कम कुछ देर के लिए बैटरी से ही सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये बैटरी जो है ये मतलब ये हमारा सिस्टम टेलीकॉम सिस्टम 48 वोल्टेज में चल रहा है, तो ये जो बैटरी हमारा ये भी 48 वोल्टेज का है, ठीक है। मान लीजिए बैटरी हमारा फुल चार्ज में था, तो फुल चार्ज जब होता है ये 54 वोल्टेज तक आ जाता है। फुल्ली चार्ज कंडीशन में हमारा बैटरी जो है 54 वोल्टेज तक आ जाता है। तो एट द टाइम ऑफ द साइड ऑन बैटरी मोड मान लीजिए कि हमारा जो है 54 वोल्टेज में ही था। अब ये 54 वोल्टेज से बैटरी जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, क्लियर। तो जैसे 54 से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे, ये जो है हम BTS को सप्लाई दे रहे हैं, इधर राउटर वगैरह को सप्लाई दे रहे हैं, ये दोनों को अभी सप्लाई देता रहता है। तो कितनी देर तक हमारा जो बैटरी है डिस्चार्ज होना चाहिए, ये एक मेन पॉइंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो बैटरी होता है हमारा साइड में दो तरह के बैटरी यूज होता है। पहला बैटरी होता है कि VRLA बैटरी, जो लेड एसिड बैटरी होता है, और दूसरा टाइप का बैटरी होता है लिथियम आयन बैटरी। दो टाइप का बैटरी जनरली हमारा साइड में यूज होता है। चलिए दोनों टाइप का बैटरी को लेके ही मैं समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कि हमारा ये बैटरी 54 वोल्टेज में है, चाहे इसमें हो लिथियम आयन बैटरी हो या VRLA बैटरी हो। तो जैसे साइड एंड बैटरी होता है धीरे धीरे, इसका मतलब है 54 फिर 50 फिर 48, ऐसे मतलब धीरे 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 बैटरी जो है डिस्चार्ज होता रहता है। तो हमारा सिस्टम ये है कि जैसे एक सर्टन पॉइंट आ जाता है उसी समय हमको क्या करना पड़ता है, DG को अभी हम चालू करने के लिए कमांड दे देंगे, ठीक है। अब उससे नीचे नहीं जाना चाहिए DG को, इससे पहले जो है हमको DG को चालू करने के लिए हम कमांड दे देंगे, किसके थ्रू, ना SMPS के थ्रू, क्लियर। तो SMPS के थ्रू हमारा कमांड जो है अभी इधर आ जाएगा, DG को भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। DG स्टार्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। चलते वो वोल्टेज कितना है। तो अगर हमारे पास VRLA बैटरी है तो DG को कमांड देने के लिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो है 47 वोल्टेज, जिसको बोलते हैं लो DC, लो बैटरी वोल्टेज अथवा लो DC। ये 47 वोल्टेज हो गया किसमें, ना VRLA बैटरी अगर साइड में 47 वोल्टेज अगर हो गया तो इसका मतलब हमारा SMPS से एक कमांड मिल जाएगा DG को, भाई DG स्टार्ट हो जाए, क्लियर। तो DG स्टार्ट हो गया। और अगर सेम केस इसी जगह में अगर VRL के बदले में लिथियम आयन बैटरी है तो इस कंडीशन में हमारा जो है सेटिंग है 48.5 वोल्टेज, ठीक है। तो 48.5 वोल्टेज हो गया, मतलब कमांड तुरंत आ जाएगा इधर। तो इस जगह में जैसे हम इसको बोलते हैं लो DC, इनके सब हमारा लिथियम आयन बैटरी इसको बोलते हैं लो SOC। लो SOC, SOC का मतलब होता है स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब अभी बैटरी में कितना चार्ज अवेलेबल है एग्जैक्टली अभी इस समय। तो ये कंडीशन हमने सेट कर, ये सारा चीज़ जो है सेट पॉइंट हम कंट्रोलर में सेट कर देते हैं। तो जैसे 48.5 वोल्टेज है इनके सब लिथियम आयन बैटरी, तो बैटरी को हमारा DG को स्टार्ट करने के लिए कमांड चला जाएगा। चलिए, तो चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या VRLA बैटरी हो, DG को हमने कमांड भेज दिया स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो जैसे DG का कमांड आ गया स्टार्ट होने के लिए, DG स्टार्ट हो गया। इधर दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है DG स्टार्ट भी हो सकता है और दूसरा कंडीशन है DG स्टार्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा DG स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा DG स्टार्ट हो गया, सब कुछ DG में सही है, DG में डीजल भी है, DG का जो बैटरी होता है उसमें कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ सही है, सारा चीज़ अगर ओके है तो हमारा DG स्टार्ट भी हो जाएगा और इधर जो है DG कंडक्टर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। जैसे DG कंडक्टर होल्ड हो जाएगा, इसका सप्लाई जो है MF के थ्रू, मतलब ये जो DG कंडक्टर ऑन होने के बाद सेम DG का जो आउटपुट ये कंस्टेंट वोल्टेज है 220 वोल्टेज कंस्टेंट है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो सीधा जाके फिर सेम SMPS में पहुंच गया। जैसे इधर हमारा EV मोड में साइड का ऑपरेशन हो रहा था, सेम DG मोड में हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मतलब अभी SMPS जो है अभी नेगेटिव 48 वोल्टेज बना के उसका नेगेटिव ले लेंगे और उसके साथ बैटरी को फिर चार्ज करेंगे, क्योंकि बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गया था। या तो बैटरी 47 वोल्टेज में पहुंचा था जो कि VRLA बैटरी का कंडीशन है, या तो हमारा 48.5 वोल्टेज बोल जो कि हमारा लिथियम आयन बैटरी का कंडीशन है, ठीक है। तो बैटरी को भी फिर चार्ज करना शुरू कर दिया, हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा मोड, DG मोड। ये हो गया हमारा दूसरा मोड, DG मोड, क्लियर। हालांकि DG मोड से पहले बैटरी को भी हमने कुछ देर के लिए चलाया है, बट DG का बैटरी का जो एक एग्जैक्ट जो बैटरी मोड है उसके ऊपर हमने कुछ देर के लिए चलाया था, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हुआ था। अभी फुल्ली इसके ऊपर अगर डिपेंडेंट हो गए तो कैसे होता है, उसी का नाम है हमारा बैटरी मोड।
ठीक है, तो कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। चलिए, जो कंडीशन मैंने बताया था कि डीजी को जो स्टार्ट कमांड मिलता है कंट्रोलर से, ये कितने पे मिलता है? अगर VRL बैटरी है 47 वोल्टेज से मिलता है, और अगर हमारा लिथियम आयन बैटरी है तो 48.5 वोल्टेज से मिलता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में अगर हमारा डीजी स्टार्ट हो गया तो कोई इशू नहीं है, जैसे कि मैंने अभी डीजी मोड हमने अभी डिस्कशन किया। बट अगर डीजी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको एक अलार्म मिल जाएगा, डीजी फेल टू स्टार्ट, डीजी फेल टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब डीजी स्टार्ट नहीं हो पाया। तो आप सोच लीजिए अभी क्या है ना, हमारे पास तो ये भी पहले से ही नहीं था, अब डीजी हमारे पास है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो जो तीसरा, जैसे मैंने बताया था, हमारे पास जो है लास्ट ऑप्शन, जो बैकअप ऑप्शन है, वो है हमारा बैटरी बैंक। जैसे कि पहले भी ये कुछ समय के लिए हमको बैकअप दे रहा था, कितने देर तक का ना, 47 वोल्टेज तक। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर, हमारा अल्टीमेटली यही हमारे पास है और कोई लास्ट जो है होप इसी के ऊपर है। तो इसको अभी हम शुरू करते हैं डिस्चार्जिंग, और मतलब अभी जो 47 अथवा 48.5, ठीक है ना, तो ये वोल्टेज से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये भी ये वोल्टेज से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा अलग अलग बैटरी के लिए। तो इधर एक पॉइंट है, तो जैसे ये डिस्चार्ज और नीचे डिस्चार्ज होगा, और कितने देर तक हम ले सकते हैं। और हमारे पास अभी दो टाइप का लोड है, एक इधर है BTS और इधर एक राउटर है वगैरह वगैरह है, माइक्रोवेव है। ठीक है, तो इनमें से मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो BTS इनोड भी वगैरह ये सब जो होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन क्रिटिकल, और ये जो होता है ये क्रिटिकल। ये क्या हो गया, नॉन क्रिटिकल है, नॉन प्रायोरिटी लोड, और ये हो गया हमारा क्रिटिकल लोड। क्लियर? क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये हालांकि दोनों हम लोग के लिए ही प्रायोरिटी है, बट इनकेस बैटरी के ऊपर जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसमें से फिर हमको ये चूज करना पड़ता है कि ये भाई ये दोनों में से कौन क्रिटिकल है कौन नॉन क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि हमको ये थोड़ा सा इसका फंडा ये है, जो BTS होता है ये एक पर्टिकुलर साइड का होता है, जो बेस स्टेशन है या इनोड भी है, ये एक पर्टिकुलर साइड है। बट हम राउटर और माइक्रोवेव की बात करते हैं, ये लिंक हो जाता है, मतलब किसी एक साइड जो है बहुत सारा साइड के साथ कनेक्ट रहता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये डाउन हो जाएगा, बहुत सारा टावर जो है डाउन हो जाएंगे, बहुत सारा साइड जो है डाउन हो जाएंगे। बट अगर BTS मतलब ये साइड जो डाउन हो गया तो पर्टिकुलरली एक साइड डाउन हो गया, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इसका जो है क्रिटिकलिटी या प्रायोरिटी जो है BTS से हमारा ये साइड ज़्यादा है, मतलब लिंक साइड जो है ज़्यादा है माइक्रोवेव जिसमें, तो इसका मतलब है ये हमारा क्रिटिकल लोड है। और एक एडवांटेज ये है इसमें कि क्रिटिकल लोड तो है, बट ये राउटर वगैरह माइक्रो एंटीना वगैरह ये जो लोड ले रहे हैं ये काफ़ी कम है, मतलब 2 से आप 5 एम्पियर समझ लीजिए। बट अगर हम यही BTS और इनोड की बात करते हैं, ये तो कम से कम 30, 40, 50, 60 तक हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कम से कम अब कहाँ 5 या 10, 12 गुना हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि ये 47 वोल्टेज से जब हम नीचे आते हैं, तो अगर इसको हम डाउन कर देंगे, मतलब कुछ समय के लिए अगर इसको हम क्या कर सकते हैं कि डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो है जो अभी 12 मतलब जो 30, 40, 50 एम्पियर जो है ये ले रहा था, उतना एम्पियर अगर इसको हम दे देंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये और कुछ समय के लिए ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही कोई सप्लाई नहीं है, अकेला हमारा बैटरी बैंक संभाल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो सिस्टम हमने जो है इसको पहले भाई कट कर दो, फिर इसको बचा के रखो, इसको ये सब करने के लिए हमारा SMPS के अंदर दो क्या बोलते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर होता है वैसे इधर हमारा LLVD होता है, जिसको बोलते हैं LLVD, और एक होता है BLVD, लोड लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, और इधर होता है बैटरी लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। ठीक है ना, तो क्योंकि हमको तो ऐसा नहीं कि कोई एक मैनुअल स्विच नहीं है, सारा चीज़ जो है मैंने पहले ही बता के रखा हूँ, सब कुछ जो है हमारा ऑटोमेटिक है, कोई मैनुअल स्विच नहीं है। आदमी जाके उधर जाके MCB वगैरह आएगा, मतलब इधर के सप्लाई है MCB वगैरह है, सब कुछ है, बट हम अगर इसको बंद करेंगे या चालू करेंगे, ये थ्रू मैंने ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। सो कि LLVD रहता है जो कि कनेक्ट होता है हमारा किसके साथ ना, हमारा BTS के साथ या इनोड के साथ, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रिटिकल लोड। ठीक है, तो ये बैटरी हमारा अभी कितना आया था ना 47, और धीरे 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 आ गया कितने पे ना 44। ये जो नॉन क्रिटिकल लोड है ये कितने पे आ गया ना 44 वोल्टेज। अगर हमारा ये VRL बैटरी है तो ये 44 वोल्टेज में आ जाता है, बट अगर हमारा ये लिथियम आयन बैटरी है तो ये आ जाता है 48।
ठीक है। एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो कुछ सेटिंग है, ये थोड़ा बहुत है ना, उसमें जो सेटिंग वगैरह जो है कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है थोड़ा बहुत, बट मैं जनरली ये बता रहा हूँ मैक्सिमम कंपनी जो है यही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 44 वोल्टेज हो गया तो इसका मतलब हमारा जो है LHVD ऑपरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली रिले के थ्रू। एक रिले इधर बैठा है, रिले के थ्रू हम इसको ऑटोमेटिक कट कर देते हैं, तो मतलब LHVD क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, मतलब LHVD का कट हो गया। LHVD कट होने का मतलब है वो पर्टिकुलरली ये जो साइड है ये हो गया डिस्कनेक्ट, मतलब साइड डाउन, बट अभी हमारा लिंक जो है बचा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हमारे पास अभी क्या है ना, हमारा जो है लिंक बचा हुआ है। तो लिंक जो है अभी धीरे धीरे कहाँ तक हम आए थे, पहले था 47, DG को कमांड गया था चालू होने के लिए, DG स्टार्ट चालू नहीं हो पाया। फिर हम एक स्टेज आए 44, इधर क्या हो गया ना, LHVD ऑपरेट हो गया, तो हमारा जो है लोकल साइड जो है पर्टिकुलर लो साइड जो है बंद हो गया, साइड डाउन हो गया। अब चलते हैं हमारा फिर जो है माइक्रोवेव, अगर तब तक हमारा EV वापस नहीं आया और DG जो है इससे पहले, जैसे कि लो DC के जनरली हमारा ये स्ट्रैटेजी होता है टेलीकॉम में कि जैसे लो DC अथवा लो SOC आ जाता है तो तुरंत हमारा टेक्नीशियन भाई लोग जो है ना साइड पे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से हमारा EV तो नहीं है, फिर DG में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसका कुछ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, DG को चालू करने के लिए भाई लोग हमारे साइड पे दौड़ते हैं। तो उससे पहले आपके पहुंच गया और इसको सही मतलब सही सलामत हो गया, चालू हो गया तो कोई इशू नहीं है। बट अगर नहीं हो पाया फिर हम बैटरी को कितना नीचे तक ले सकते हैं, बस वो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। वो हो गया हमारा 42। ठीक है, ये है हमारा लास्ट, क्योंकि आज पर मैन्युफैक्चरर कंपनी का जो OEM होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनका जो गाइडलाइंस है, जो भी बैटरी पर्टिकुलरली अगर हम VRL बैटरी की बात करते हैं अथवा लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा भाई बैटरी तो आप यूज़ कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट आपका जो गाइडलाइन SOP जिसको मैंने बता रहा हूँ SOP, ये SOP को फॉलो करना जरूरी है आपका, कि मेरा बैटरी जो है इसका लास्ट जो है आप ले सकते हो 42 VRL बैटरी में, और लिथियम आयन बैटरी में भी वही 42 वोल्टेज, इससे नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट टच कर लिया 42 वोल्टेज दोनों केसेस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा VLVD का मतलब क्या होता है, बैटरी। तो बैटरी को बचाने के लिए VLVD जो है ऑपरेट हो जाता है। सो VLVD वंस ऑपरेट हो गया तो इसका मतलब है पहले से ही मेरा BTS तो पहले से लोकल साइड तो डाउन हो गया था, अब VLVD ऑपरेट होने के बाद पूरा मेरा लिंक भी पूरा डाउन हो गया, मतलब बहुत बड़ा एक एरिया जो है टेलीकॉम नेटवर्क से बाधित हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा सिस्टम, बट ऐसा कभी कभार होता है, ये मतलब इससे कहीं ना कहीं ये जो इशूज़ है इसको दूर करने के लिए बहुत सारा हमारा जो है मतलब क्या है ना, इधर सबका भाग दौड़ शुरू हो जाता है, तो ये कभी कभार होता है, इन द रेयर केसेस ये कभी कभार होता है, मतलब हमारा लिंक डाउन होना, बट ये होता नहीं है। बट जो भी है, हमको हमारा जो प्रायोरिटी आप समझ रहे हो कैसे हमको काम करना है, मतलब एक टेक्नीशियन हो या कोई इंजीनियर हो, साइट का सुपरवाइजर हो, उनको कैसे प्रायोरिटी पे बेसिस पे कौन सा आइटम क्या चल रहा है, ये सब क्या स्टेज है, ये सब को ध्यान में रखते हुए ये सारा चीज़ जो है आपको देखना है। सो लास्ट पॉइंट है बताने जा रहा हूँ कि इधर जब हमारा DG चालू हुआ था, अगर ये DG चलते चलते EB वापस आ गया तो तुरंत क्या हो जाएगा ना, जो कमांड है अभी EB पर चला जाएगा। ठीक है, ये जो कमांड है अभी EB को चला जाएगा, मतलब EB तो वापस आ गया, तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, 2-4-5 मिनट वेट करते हैं। जो भी EB सप्लाई वापस आ गया है देखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब उसमें जो वोल्टेज लेवल क्या है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का जो रेंज होता है उसी के बीच में है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 जो है जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी भी सही है कि नहीं, कुछ इनरस करंट के साथ आया कि नहीं, उसको देखना पड़ता है। इस वजह से हमको 5 मिनट वेट करना पड़ता है, जो कंट्रोलर इसको देखता रहता है। भाई अगर सब कुछ सही है तो क्या होता है, EB का जो है EB कॉन्टैक्टर, जैसे पहले मैंने बताया था EB कॉन्टैक्टर जो MF पैनल में EB कॉन्टैक्टर DG कॉन्टैक्टर, इसको हम बोलते हैं MF पैनल। ठीक है, और एक कार्ड रहता है, लॉजिक रहता है। तो जैसे हमारा EB सप्लाई सब कुछ सही है तो फिर EB कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, DG कॉन्टैक्टर छोड़ देगा। ये एक फंडा ये है, EB कॉन्टैक्टर या DG कॉन्टैक्टर ये हमेशा कोई एक ही ऑपरेट होते हुए आपको मिलेगा, मतलब दोनों ऑपरेट एट ए टाइम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे EB कॉन्टैक्टर ऑन हो गया DG कॉन्टैक्टर आपका ऑफ हो गया। ठीक है, तो लोड अभी शिफ्ट हो गया फिर दोबारा पहले जैसे हुआ था हमारा EB पे, बट DG आपका जो साइड पे वो चलता रहता है 2-4-5 मिनट के लिए, क्योंकि कूलिंग टाइम हम बोलते हैं, क्योंकि DG को जो है ना लोड पे तुरंत बंद नहीं करना चाहिए।
ठीक है। वो इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा वो थोड़ा सा हम जब हम इंजन की बात करेंगे तभी ये सब लेके आएंगे। बट डीजी को लोड पे बंद नहीं करना चाहिए। तो कम से कम हम डीजी को जो है 5 मिनट, मतलब हमारा लोड जो है अब शिफ्ट हो गया, आईबी पे शिफ्ट हो गया, बट स्टिल डीजी जो है चल रहा है और डीजी ऑटोमेटिक 5 मिनट के बाद बंद हो जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेशन। तो सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट होता है उसका कनेक्टिविटी मैंने बताया, और जो कनेक्टिविटी के साथ साथ जो हमारा इक्विपमेंट खास करके जो डीजी है और डीजी का ऑटोमेशन कैसा होता है और क्या क्या कंडीशन है बैटरी में, बैटरी को कब तक हम चला सकते हैं। हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया बैटरी का जो लास्ट पॉइंट होता है 42 वोल्टेज, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या VRLA बैटरी हो, इसको हम बोलते हैं DOD। ये है हमारा DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है। तो ये जो DOD है ये 80% पहुँच गया, 80%। यही 80% का मतलब होता है कि हमारा 42 वोल्टेज। ठीक है। SOC DOD क्या होता है मेरा अगला वीडियो में मैं बना के दे दूंगा। तो ये 80% का मतलब DOD, क्योंकि सारा कंपनियां जो है हमारा जो OEM होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो है DOD आखिर तक का जो है वो 80% है, इसके नीचे हम नहीं जा पाएंगे। इस वजह से हमको VLBD ट्रिपल नंबर, ये हालांकि काफ़ी बहुत रेयर होता है। ओके। तो 2 पॉइंट तो हमारा कवर हो गया कि सारा इक्विपमेंट जो है ना, जितनी सारा इक्विपमेंट होता है ये कैसे एक दूसरे से, मतलब एक के साथ एक सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। नंबर 1 मतलब हमारा इक्विपमेंट कनेक्टिविटी। और नंबर 2 पॉइंट मैंने जो बताया है वो है हमारा ऑटोमेशन। और नंबर 3 पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग के लिए ये जो भाई लोग जो काम कर रहे हैं ना साइड में, ये उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, थर्ड पहला पॉइंट था हमारा इक्विपमेंट कनेक्टिविटी, और दूसरा पॉइंट था हमारा ऑटोमेशन। और हमारा जो तीसरा पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ वो है कि जो अभी इक्विपमेंट आप देख रहे हो ना, इक्विपमेंट का कनेक्टिव मैंने जैसे बताया, जितनी सारा इक्विपमेंट आप देख रहे हो, खास करके ये जो इक्विपमेंट है आपका जो है EB मीटर, PIU, SMPS, बैटरी बैंक और DG है ना, ये सबको हम बोलते हैं पासिव इक्विपमेंट, पासिव इक्विपमेंट। और जो बच गया, क्या बच गया हमारा टावर, अभी इनोड भी, BTS, राउटर, माइक्रोवेव केबल वगैरह, FDP, ये जो आता है, ये सब जो है इसको हम बोलते हैं हमारा एक्टिव इक्विपमेंट, एक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। पासिव मतलब का मतलब ये होता है कि जो हमारा टेलीकॉम सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, ये डायरेक्टली हमारा जो मोबाइल आप इंटरनेट हमको चाहिए, डाटा चाहिए, वॉइस चाहिए, ये सब जो है डायरेक्टली यही इक्विपमेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव, जो कि एग्जैक्टली मतलब इन्वॉल्व रहता है। बट ये लोग जो है, ये जितने इक्विपमेंट है, ये हमारा डाटा को, हमारा इंटरनेट को पहुंचाने के लिए ये सब जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ये पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। इस वजह से इनको हम बोलते हैं, ये सारा इक्विपमेंट को बोलते हैं पासिव इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये सब पासिव इक्विपमेंट हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिव इक्विपमेंट। तो उसको मतलब ये थोड़ा सा मैं क्यों बताने जा रहा हूँ कि कुछ हमारा जो साइड में जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो टेक्नीशियन होते हैं, ये पासिव वाले जो है अलग रहते हैं, टावर टेक्नीशियन बोला जाता है, और एक्टिव वाले जो है अलग रहते हैं, रिगर विगर, इसमें रिगर रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन, ये सब ये अलग है, ये लोग जो है अलग है, ये लोग। तो इसीलिए मैंने ये बताया। जो है वीडियो अभी ख़त्म होने जा रहा है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।